हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोसरा ITI क्लास। हम लोग इससे पहले स्क्रू ड्राइवर पढ़ चुके हैं, कम्बिनेशन प्लायर पढ़ चुके हैं, हैमर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पोकर यूजफुल टूल्स है। जैसे स्क्रू ड्राइवर जब पेंच हम कसते हैं कोई बोर्ड में, तो पेंच कसने में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे तो फिर यही पोकर से ही उसको फिटिंग करके और उसको कसा जाता है ना। तो इसलिए पोकर भी हमारे लिए यूजफुल टूल्स है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। पोकर कुछ इस तरह की आकृति का होता है। ये हैंडल होता है, ये सैक होता है और ये टिप जो होता है इसका नुकीला होता है। जो हमारे पास जो स्क्रू ड्राइवर होता है, स्क्रू ड्राइवर का जो टिप होता है वो कुछ इस तरह का फ्लैट होता है, ठीक है ना, इस तरह का फ्लैट होता है। लेकिन पोकर का जो होता है सो नुकीला होता है। तो इसका जो है पोकर का टिप कैसा होता है, नुकीला होता है। क्या डिफरेंट होता है स्क्रू ड्राइवर और पोकर में? तो कोई डिफरेंट, बस एक ही डिफरेंट होता है। इसका टिप जो होता है सो फ्लैट टाइप का होता है और इसका टिप नुकीला टाइप का होता है। या फिर इसका एक और प्रकार होता है जो थोड़ा वो मतलब इस तरह का होता है। एक इस तरह का भी होता है, ठीक है ना, एक फ्लैट टाइप का भी होता है, ठीक। तो हम देखते हैं इसमें इसे सुम्बी या ब्रॉडल भी कहते हैं। सुम्बी या ब्रॉडल भी कहते हैं। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान देना है। यह स्क्रू ड्राइवर से मिलती जुलती आकृति वाला टूल्स है ना, सेम टू सेम है स्क्रू ड्राइवर की तरह, बस इसका टिप जो है सो नुकीला है। इसकी सैक की लंबाई प्रायः 20 सेंटीमीटर होती है। 20 सेंटीमीटर यानी mm में कन्वर्ट करेंगे 20×10 यानी 200 mm होती है। या फिर 15 सेंटीमीटर की भी होती है। और इसका जो थिकनेस होता है 6 mm होता है, यानी इसे 150 mm × 6 mm, ये हो जाएगा mm, ये mm, ठीक है ना। ओह शिट, सॉरी। आगे देखते हैं। इसकी टिप जो है नुकीली होती है और यह पीछे की ओर चकोर हो जाती है ना, पीछे की ओर थोड़ा सा चौड़ा हो जाती है। इसका उपयोग लकड़ी की फिटिंग्स में पेंच कसने से पूर्व पेंच के लिए छोटा खांचा बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे समझ ले, जब लकड़ी में पेंच सीधा कसने में परेशानी आती है तब इसकी सहायता से इसके आगे के नुकीले सिरे से पहले जगह बना ली जाती है, उसके बाद पेंच कसा जाता है ना। यह कार्बन स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग धात्विक वस्तुओं पर नहीं करना चाहिए, जैसे लोहा उगरार पे नहीं करना चाहिए। ये स्पेशली लकड़ी उगरार के लिए है ना। लकड़ी उगरार में स्क्रू जो कसते हैं उसके लिए है। अब आगे देखते हैं, आगे का टूल्स देखते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टूल्स, रोल प्लग टूल्स। ये जो है सो पत्थर में छेद करने के लिए इस टूल्स का प्रयोग किया जाता है ना। इसका यह जो है पत्थर की दीवार में छेद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका होल्डर जो होता है सो माइल्ड स्टील और बिट जो होता है सो कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है ना। और कोई भी बिट जो होता है सो कार्बन स्टील का ही बना होता है, वो थोड़ा मजबूत होता है, ठीक है ना। वायरिंग करते समय इसके दीवार में छेद करके PVC का स्लीव लगाकर पेंच कसे जाते हैं, ठीक है ना। इसका प्रयोग धातुओं की चादर पर नहीं करना चाहिए। धातु के चादर में जो छिद्र करते हैं ना, उसके लिए ये इसका प्रयोग रोल प्लग टूल्स का, ठीक है ना। अब आते हैं फेज टेस्टर। अब देखते हैं फेज टेस्टर। फेज टेस्टर का मतलब ही हो गया फेज टेस्ट करने वाला, फेज वायर टेस्ट करने वाला। कैसे फेज टेस्टर काम करती है तो हम बता दे रहे हैं। देखिए, ये हमारा बोर्ड है, एक्सटेंशन बोर्ड कहिए या, ठीक है ना। तो इसमें हम कैसे जानेंगे कि इसमें फेज है कि इसमें न्यूट्रल है, कौन सा है। और ये अर्थिंग में क्या मतलब कहीं शॉर्टिंग है, ये कैसे जांचेंगे?
तो इसके लिए सिंपल सा यही फेज टेस्टर से ही चेक किया जाता है। जैसे जिसमें जल जाएगा वो फेज वायर होगा। अगर इसमें जल गया अर्थिंग में, तो यानी कहीं ना कहीं मेरा फेज वायर किसी उपकरण के बॉडी में टच है ना। तो उस चीज़ को जांच करना ज़रूरी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जल रहा है, दिख रहा है कैमरा में, लाइट ऑफ कीजिए तो हाँ अब दिख रहा है कैमरा में लाइट जो जल रहा है सो फेज का दिख रहा है ना, दिख रहा होगा है ना फेज। और न्यूट्रल पे देने के बाद ये न्यूट्रल में भी जल रही है, यानी कहीं ना कहीं मेरा ये शॉर्टिंग है, ये सर्किट शॉर्टिंग है। न्यूट्रल में जलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, अर्थिंग में नहीं जलना चाहिए। न्यूट्रल में तो बिल्कुल नहीं जलना चाहिए। दूसरा हम बोर्ड ला रहे हैं, कहीं ना कहीं ये शॉर्टिंग है, इसलिए अर्थिंग में न्यूट्रल में जल रही है, ठीक है ना। देखते हैं दूसरा बोर्ड से। चलिए आइए देखते हैं। ये हमारा बोर्ड है, उस समय इसलिए जल रहा था न्यूट्रल में भी कि एक ट्रेनीज लेके गया घर पे कुछ अपना कुछ इसका प्रैक्टिकल करने के पर्पज़ से, कुछ देखने के लिए, कुछ टेस्ट करने के लिए। तो उसमें क्या कर लिया, ये सेल्लो टेप के जगह पे वो मेडिकल टेप होता है ना, जो सलाइन सेट, स्काल्विन सेट, नस में पानी चढ़ते वक्त वो जो लगाया जाता है, वो टेप चिपका दिया गया। तो वो तो विद्युत का सुचालक भी होता है, और इसमें पीवीसी है ना, वो पीवीसी का है नहीं, तो वो उससे मतलब शॉर्ट सर्किट होने के पूरे चांसेस है। इसलिए जहाँ पे जिस टेप का उपयोग हो वही उपयोग करें, है ना। इसीलिए इलेक्ट्रीशियन को पीवीसी का दस्ताना, पीवीसी का जूता, पीवीसी का ही जितना इंसुलेशन होता है सारा, कैप मतलब कॉम्बिनेशन प्लायर का हैंडल हो या फिर स्क्रू ड्राइवर का हैंडल हो, चाहे जो भी हो, सब पीवीसी का बनते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं। ओह सॉरी, लाइट तो कट गया। ठीक है, कुछ देर के लिए हम वेट करते हैं। देखिए लाइट आ गया, ये लाइट जल रहा है फेज का, यानी ये फेज वायर है, ठीक है ना। ये बंद है यानी न्यूट्रल वायर है। इसमें नहीं जल रहा है यानी फिर बिल्कुल सेफ है, ठीक ना। फेज वायर है। स्विच देखते हैं, स्विच किस में, फेज में है कि न्यूट्रल में है, यानी न्यूट्रल में स्विच हमारा कनेक्शन है। फेज वायर बंद नहीं ना हुआ, न्यूट्रल में है स्विच। अब देखिए न्यूट्रल तो बंद होगा ही, लेकिन उसका है ना, दिख रहा है ना। तो अब इसमें दिख रहा है, ठीक है, फेज, यानी फेज टेस्टर का काम है फेज वायर का। और हमेशा कोशिश करें स्विच हो या फ्यूज हो, फेज वायर में ही कनेक्शन किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि अभी देख रहे हैं ना, न्यूट्रल में स्विच कनेक्शन है, तो फेज में तो हमेशा दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन न्यूट्रल ऑफ है या ऑन है, इससे पता ही नहीं चलेगा कि ये ऑफ है कि ऑन है, इसमें मतलब न्यूट्रल कनेक्शन के लिए, ठीक है ना। और न्यूट्रल कनेक्शन में अगर बॉडी के संपर्क में आ भी जाए तो उतना ज़्यादा खतरा है भी नहीं, क्योंकि वो तो न्यूट्रल अपना ग्राउंड होते जाता है, ठीक ना। मेन तो होता है फेज, ठीक है ना। तो फेज में स्विच और फ्यूज वायर कनेक्शन करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, फेज टेस्टर का वर्किंग देख लिए और प्रैक्टिकली भी देख लिए हैं। अब थ्योरेटिकली वही चीज़ है ना। क्या है फेज टेस्टर? यह दिखने में स्क्रू ड्राइवर जैसा होता है, परंतु यह पेचकस नहीं है, ठीक है ना। स्क्रू ड्राइवर की तरह दिखता है, लेकिन मतलब पेचकस की तरह दिखता है, लेकिन ये पेचकस नहीं है, ठीक है ना। इसके ब्लेड की लंबाई प्रायः 8 सेंटीमीटर होती है, यानी 80 mm होती है, ठीक है।
इसके हैंडल में एक कार्बन रजिस्टर होता है, यहाँ पे कार्बन रजिस्टर है, ठीक है ना, जिसका वैल्यू यहाँ लिख दिए हैं 1.5 मेगा ओम से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और एक नियॉन लैंप होता है जो बल्ब जलती है, एक सैक होता है, ये सैक होता है, ठीक। और हैंडल के ऊपर धातु कैप के बीच ये सारा चीज़, ऊपर एक धातु कैप होता है और इसके बीच ये संयोजित होता है, ठीक है ना। और इसको टिप बोलते हैं, ऊपर का भाग टिप, इसको सैक और इसको नियॉन लैंप और ये कार्बन रजिस्टर। ये ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, ठीक ना। और इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 1.5 मेगा ओम से अधिक होता है, ठीक है। इसका उपयोग फेज की उपस्थिति तथा पहचान के लिए किया जाता है। जब भूमि पर खड़ा व्यक्ति इसकी कैप को स्पर्श करता हुआ इसकी टिप को फेज वायर से स्पर्श कराता हो तो नियॉन लैंप चमक उठता है, जो फेज वायर को दर्शाता है, ठीक है ना, उपस्थिति दर्शाता है। यह 500 वोल्टेज तक ही कार्य करने के लिए बनाया गया, 500 वोल्ट से ज़्यादा पे ये टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी हम लोग 440 वोल्ट मैक्सिमम यूज करते हैं, उससे ज़्यादा यूज करते भी नहीं हैं, ठीक है। और अच्छा एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसका, तो ठीक है, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है, 1.5 मेगा ओम। और ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है, और इनवेट यानी भींगा शरीर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है ना। आगे देखते हैं। चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रीशियन नाइफ। एक घर में जो है सब्जी काटने वाला भी चाकू होता है, एक जो सुपारी काटने वाला भी चाकू होता है, और एक आदमी को भी काटने वाला होता है ना। कहने का मतलब जो कटर जो मांस मछली काटते हैं तो वो भी चाकू यूज करते हैं, ऐसा नहीं, ठीक ना। तो कई तरह का चाकू होता है। इलेक्ट्रीशियन नाइफ को इंसुलेटेड चाकू चाहिए, इस तरह का इंसुलेशन भी होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल लोहा का भी नहीं, हो सकता है चलती लाइव वायर पे काम आ गया या फिर वर्क कर रहे अचानक लाइव वायर धोखाधड़ी हो गया, तो इंसुलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा ऐसा चाकू होना चाहिए एक साइड तेज़ धार वाली हो और एक साइड नॉर्मल। तेज़ धार वाली होगी तो जैसे ये वायर है ना, ये सब वायर है, तो इसका इंसुलेशन हम छील सकते हैं, तेज़ धार वाली से इसका इंसुलेशन छील सकते हैं ना, छिला रहा है ना, इसको इंसुलेशन छील सकते हैं, ठीक। और नॉर्मल वायर वाली से जैसे ये SI तार है ना, SI इमल्ड तार, तो इसका इस पे अगर कार्बन वगैरह पकड़ लिया तो इससे कम धार वाली से इससे हटा सकते हैं, चिकना सकते हैं। तो इसका इस तरह से उपयोग होता है एक इलेक्ट्रीशियन को। अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं थ्योरेटिकली, वही चीज़ है, हम पहले ही बता दिए, वो गलती किए इसलिए कि पहले समझा देते हैं। और देखिए वो कोई दिक्कत नहीं है। यह इंसुलेटेड चाकू है ना, इंसुलेटेड चाकू तारों पर से इंसुलेशन हटाने के काम में आता है। नेक्स्ट, इसमें दो ब्लेड होती है, दो तरह की दो ब्लेड होती है, एक इस तरह से एक पीछे साइड से। एक तेज़ धार वाली होती है जो इंसुलेशन छीलने के काम में आती है, दूसरा ब्लेड कम धार वाली होती है जो SI तारों पर से इनेमल्ड व गंदगी हटाने का कार्य करती है। इनेमल्ड जो होता है, जो ये मोटा तार होता है ना, इसका इनेमल्ड हटाने के लिए या इसका गंदगी हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक। इसका प्रयोग तारों को काटने के लिए नहीं करना चाहिए। तार जो होता है सो कॉपर हो या एल्युमिनियम हो, थोड़ा हैवी होता है, उसको वायर स्ट्रिपर है या फिर कॉम्बिनेशन प्लायर्स में भी आते हैं काटने के लिए, तो उससे काटना चाहिए। इसको काटने से फिर वो धार मुरझा जाएगा, इसे नहीं काटना चाहिए। इसका प्रयोग इनेमल्ड तारों का इंसुलेशन खुरचने में नहीं करना चाहिए, इसको अगर खुरचेंगे तो भी धार मुरझा जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्क्राइबर। स्क्राइबर किस तरह का होता है, जैसे ये बॉल पंच दिख रहा है ना, इसी तरह का स्क्राइबर भी होता है, ठीक है ना।
वो एक मार्किंग करने के लिए होता है, इसका भी मार्किंग करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो स्क्राइबर स्टील अथवा कार्बन स्टील से बना नुकीला व पैना औजार होता है। कार्बन स्टील ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन कि स्क्राइबर किस चीज़ का बना होता है, तो स्क्राइबर स्टील या कार्बन स्टील से बना होता है, ठीक है ना। और ये इस तरह का ड्राइंग में भी ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको ड्राइंग में भी ये सिलेबस है। ड्राइंग का जो 12 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, तो उसमें बाय सिंबॉलिक पूछ दिया जाएगा। इस तरह का सिंबल रहेगा, इसमें स्क्राइबर कौन सा है, 4 गो 5 गो कम्बिनेशन प्लायर दे देगा, हैमर दे देगा, क्लॉ हैमर दे देगा, और उसमें से प्लेन हो या डबल इंडेड स्क्राइबर हो इस तरह का दे देगा, और उसमें से ऑप्शन टिक करना है। तो इसका अगर फिगर आप पहचान में आ जाएगा तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इस तरह का स्क्राइबर होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं विद्युतिक में अपने इलेक्ट्रीशियन क्षेत्र में मुख्यतः प्लेन एवं डबल इंडेड स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। ये 2 टाइप का स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग कर्तन कार्य से पूर्व तलों पर मार्किंग करने के लिए की जाती है, मार्किंग करने के लिए, ठीक है ना। जिन स्थानों पर पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है उन स्थानों पर स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं पंच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है पंच। पंच कुछ इस तरह का होता है, ये सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम ऐसा ही है ना पंच। और पंच देखने से ही स्पष्ट पता चल रहा है इसका उपयोग कहाँ है। जैसे हमको कहीं पे यहाँ पे छिद्र करना होता है, इसका मेजरिंग ले लिए तो स्केच परमानेंट मार्कर मार दिए, ठीक है। उसके बाद कील ठोक दिए। लोहा पे अगर लोहा पे परमानेंट मार्कर या स्केच तो नहीं चलेगा ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, यही हैमर का इस्तेमाल करते हैं। इसे पंच है, इसे मारते हैं, बस ये वहाँ पे चिन्ह उखड़ जाता है। तो यही मार्किंग करने के लिए ही इस पंच का प्रयोग करते हैं। तो पंच भी कई प्रकार का होता है, जैसे अपने इलेक्ट्रीशियन में पढ़ना है सेंटर पंच और पिक्र पंच। सेंटर पंच का जो ये नुकीला जो होता है, ये नुकीला ये 90 डिग्री का होता है। वो कैसे होगा, जैसे ये नुकीला है ना, ये नुकीला है, ये नुकीला है ना, इसका एंगल ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये दोनों बीच का एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है ना। और पिक्र पंच में एक आएगा थोड़ा सा मोटा, यहाँ पे जो टिप भाग जो होता है थोड़ा सा मोटा होगा, ठीक ना। और ये बहुत पतला होता है, तो इसका पतला मतलब गहरा छिद्र भी होता है, ठीक है ना। और ये मोटा लेकिन गहरा छिद्र नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, यह कठोर स्टील का बना होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं पंच किसका बना होता है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो उसमें कठोर स्टील जो होगा वो आंसर हो जाएगा। इसका टिप जो होता है सो किस आकार का होता है, ये जो टिप है किस आकार का होता है, पतला है ना, नैरो टाइप का, तो नैरो आकार का होता है, संकरा होता है। इसका प्रयोग छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किया जाता है। वही ना जो छिद्र करने से पूर्व चिन्ह मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लोहा पदार्थ पे मार्कर तो चलेगा नहीं, ये मार्कर या ये फिर वो तुरंत मिट सकता है वहाँ पे, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। या ड्रिल करना हो तो पहले पंचिंग कर लेते हैं और उसके बाद ड्रिल मशीन पे देते हैं, उसको छिद्र कर दिया जाता है ना। सेंटर पंच एवं पिक्र पंच का उपयोग विद्युत संबंधी कार्यों में किया जाता है। हमारे इलेक्ट्रीशियन में सेंटर पंच और पिक्र पंच का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। सेंटर पंच बिंदु पर 90 डिग्री के कोण पर होते हैं ना, 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का कोण है तो यानी ये थोड़ा सा मोटा बनेगा, ठीक ना। इस कोण पर बना पंच चिन्ह चौड़ा, मोटा होगा तो चौड़ा ही होगा, चौड़ा होता है परंतु गहरा नहीं होता है। जब मोटा होगा तो गहराई तो जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। पिक्र पंच का कोण 30 डिग्री या 60 डिग्री पे होता है। पिक्र पंच 2 तरह का होता है, जिसमें एक 60 डिग्री पे होता है, एक 30 डिग्री पे होता है। स्पष्ट है, 60 डिग्री होगा तो थोड़ा मोटा होगा, 30 डिग्री होगा तो इसका टिप पतला होगा, 90 डिग्री होगा तो सबसे मोटा होगा, है ना। आज सबसे गहरा कौन जाएगा, सबसे जो पतला होगा सो यानी 30 डिग्री वाला, है ना।
पिक्र पंच का कोण 30 डिग्री या 60 डिग्री पर होता है। हल्के पंच चिन्हों के लिए जहाँ पे हल्का पंच चिन्ह मारना है तो कौन सा प्रयोग करेंगे? 30 डिग्री युक्त पिक्र पंच एवं साक्ष चिन्ह के लिए साक्ष चिन्ह के लिए 60 डिग्री युक्त पिक्र पंच का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। ये हल्का मार्किंग करेगा, मतलब पतला है, पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं, एकदम हल्का लेकिन थोड़ा सा गहरा होगा, ठीक ना। ये थोड़ा सा मोटा होगा, ये सबसे ज़्यादा चौड़ा होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं डिवाइडर, जो हम लोग बचपन से ही प्रकार बोलते हैं, प्रकार उसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि उसका भी यूज है हमारे इलेक्ट्रीशियन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिवाइडर। डिवाइडर जो हम लोग बचपन से ही इस तरह का डिवाइडर इस्तेमाल करते आ रहे हैं और अभी जो ड्राइंग में इस तरह का डिवाइडर खरीदे होंगे प्रकार, जिसको हम लोग बचपन में मिट्टी पे फूल वगैरह नहीं बनाते थे, उसी तरह का ये डिवाइडर होता है प्रकार। एक पुराना मेरे पास अभी फ़िलहाल है, नया होगा, पैक होगा, लॉक है, ठीक ना। तो इस तरह का डिवाइडर होता है, इसमें तो पेंसिल सेट करता है, एक होता है कि पूरे सॉलिड उसमें पेंसिल नहीं, वो मार्किंग करने के लिए ही होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बस देख लेते हैं। ये किस चीज़ का बना होता है? माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील से बना होता है, ठीक है ना। निर्मित कंपास के समान 2 टांगों वाला मार्किंग टूल्स होता है। ये हालांकि कंपास है, ठीक है ना, कंपास के समान होता है। इसकी दोनों टांगें समान लंबाई की तथा नुकीली होती है, ठीक है ना, समान लंबाई के तथा नुकीली होती है। इसकी दोनों टांगें, इसका प्रयोग स्टील रूल से माप लेने के लिए किया जाता है। स्टील रूल होता है, उस पे माप लेने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ये हमारा स्टील रूल है और इस पर से कितना सेंटीमीटर लेना है मेजर करके, और जहाँ पे जो उपयोग है उस तरह का करना है, ठीक। चिन्हित करते समय दूरी का विभाजन करने के लिए भी डिवाइडर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। संरचना के आधार पर डिवाइडर 2 प्रकार का होता है, एक होता है रिवेट टाइप का, दूसरा होता है स्प्रिंग टाइप का। एक रिवेट इस तरह का होता है, जैसे ये जो है ये रिवेट टाइप का है, देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से है कसा हुआ स्क्रू से, तो ये रिवेट टाइप का होता है। एक स्प्रिंग टाइप का होता है, ठीक ना, वहाँ पे स्प्रिंग टाइप का होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टूल्स। चलिए अब नेक्स्ट जो देखते हैं ट्राई स्क्वाड। ट्राई स्क्वाड जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक ना। इसमें जो ब्लेड होता है स्टील रूल की तरह इसमें कुछ माप दिया रहता है, ठीक ना। तो ये जो है सो इसमें 15, 20, 30 सेंटीमीटर लंबाई वाला स्टील ब्लेड होता है उसमें, यानी 150 mm, 200 mm, 300 mm का ब्लेड लगा होता है। इसे गुनिया भी कहते हैं। गुनिया शब्द याद रखना है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में आता है गुनिया शब्द। सामान्यतः प्रशिक्षणार्थी के लिए 15 सेंटीमीटर ब्लेड वाला ट्राई स्क्वाड ही उपयुक्त है, ठीक ना। अपन यहाँ पे हम लोग को 15 सेंटीमीटर यानी 150 mm का ही ट्राई स्क्वाड लेना है, ज़्यादा बड़ा लेना भी नहीं है, 30 सेंटीमीटर का उपयुक्त नहीं है। इसका उपयोग विद्युतिक वायरिंग में समकोण की परख करने के लिए किया जाता है। जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना हो, मेजर करना हो, तो इस ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टील रूल, जिसको हम लोग स्केल बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं स्टील रूल के बारे में। स्टील रूल कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना। इसमें आपको 1 सेंटीमीटर मिलेगा और दूसरी तरफ इंची मिलता है। जैसा कि इसमें क्या है 30 सेंटीमीटर तक का स्केल है। 30 सेंटीमीटर यानी इसको mm में कन्वर्ट करेंगे, यानी 30 30 × 10 300 mm हो जाएगा, और इधर 12 इंची का स्केल हो गया है ना। अब देखते हैं इसी तरह का स्केल होता है और इसका क्या काम है, लंबाई मेजर करने के लिए, है ना। तो वही चीज़ इसमें लिख दिए हैं। इसकी लंबाई प्रायः 15, 30 या 40 सेंटीमीटर की होती है ना। और ये जो स्केल है अपने पास ये 30 सेंटीमीटर का है। तो 30 सेंटीमीटर नॉर्मली ज़्यादातर यूजफुल है, ठीक है ना, या फिर 40 सेंटीमीटर 30 ज़्यादातर यूजफुल है, ठीक ना। इसके द्वारा कम से कम मापी जा सकने वाली लंबाई जो है जिसको लीस्ट काउंट बोलते हैं, अल्पतमांक
है ना, वो 0.5 mm अर्थात 1/32 इंची होती है। यानी 0.5 mm ये है ना 300 mm यानी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में क्या है 10 mm हो गया। तो 10 mm के अंदर हो जाएगा, देखिए 2 2 4 1 5 और इधर 10, तो इधर 10 mm यानी यहाँ 5 mm और यहाँ 1 mm, यानी लीस्ट काउंट जो है से इससे 0.5 mm ही मेजर कर सकते हैं, है ना, इससे छोटा है भी नहीं। तो इसमें 0.5 mm अर्थात 1/32 इंची होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका उपयोग तार, औजार, जॉब, बोल्ट्स एवं सर्किट बोर्ड में प्रयुक्त अवयवों इत्यादि की लंबाई मापने के लिए ही किया जाता है, लेंथ मेजर करने के लिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, और ट्रांसफार्मर, बॉबिन, पंखा, मोटर्स इत्यादि की वाइंडिंग करते समय इंसुलेशन शीट के सही आकार की माप लेने हेतु भी किया जाता है। यानी फाइनली क्या है, मेजरमेंट के पर्पज से इसका उपयोग है इस STL रूल का, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोमीटर। हाँ चलिए, नेक्स्ट टूल्स है हमारा माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का काम क्या है, ये भी मेजरमेंट के लिए ही ये टूल्स का उपयोग है। तो अब इस मेजरमेंट में स्केल भी मेजर करते हैं, मेजरिंग टेप भी करते हैं, तो इसका क्या कुछ तो एडवांटेज होगा ना इसका। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत पतला तार का भी व्यास ज्ञात किया जा सकता है इससे। कैसे, तो इसका जो है 1 mm जो होता है ना उसका 100वां भाग तक का भी मेजर कर लेते हैं। 1 mm यानी जैसे ये स्केल है ना, ये स्केल 30 सेंटीमीटर का है, यानी 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है, 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm, यानी इसका 10वां भाग 1 mm हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग यानी इतना पतला हो गया, और इसका 100वां भाग का भी थिकनेस मेजर करता है ये माइक्रोमीटर, जो हमारा माइक्रोमीटर है ना। तो वही देखते हैं यहाँ पे क्या, माइक्रोमीटर द्वारा तारों का व्यास ज्ञात किया जाता है, राइट। इसके द्वारा 1 mm के 100वें भाग तक माप ली जा सकती है ना, यानी बाल से भी छोटा पतला हो जाएगा 100वां भाग। तार की माप के लिए, अब जिस तार का व्यास मेजर करना उस तार को कहाँ रखेंगे, तो ये जो स्पेंडल दिख रहा है ना, स्पेंडल और मापक सरफेस ये दोनों के बीच में रखेंगे और थिम्बल को घुमाएंगे, तो क्या होगा, ये घसक के इधर आएगा और इस वायर को चिपका लेगा। तो जहाँ पे वो चिपक जाएगा ना, तो यहाँ से फिट हो गया, तब यहाँ स्केल से उसका रीडिंग ले लिया जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ रिटेन में देखते हैं। तार की माप के लिए जिस तार का व्यास लेना है उसे स्पेंडल तथा सरफेस के बीच रखकर थिम्बल को घुमाते हैं। इस थिम्बल को, हालांकि ये थोड़ा सा चतुर्भुजाकार बन गया है, ये वृत्ताकार रहेगा, गोलाकार, है ना। थिम्बल को घुमाते हैं, जिस माप पर तार सही प्रकार से फिट हो जाता है वह माप माइक्रोमीटर के स्केल पर पढ़ लेते हैं। ये जो माइक्रोमीटर का स्केल है इस पे पढ़ लेते हैं, वही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू होता है, लॉक करने के लिए होता है, यहाँ पे एनविल होता है, यहाँ पे फ्रेम होता है, ये मुख्य स्केल हो गया, ये थिम्बल हो गया, ये रेचेड स्टॉप हो गया, ठीक है ना। और मेन यहाँ पे क्या है, इस थिम्बल को घुमाएंगे, यहाँ पे वायर रखेंगे और ये वायर को कसेगा। जब ये वायर फिट हो गया तो यहाँ थिम्बल स्केल से उसका रीडिंग ले लेंगे। और ये हमारा यूजफुल माइक्रोमीटर है, हालांकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो हम बहुत अच्छा तरीका से इसका यूज करके हम बताते कि इसका रीडिंग लेने में कितना आसानी पूर्वक इसका रीडिंग ले लेते हैं। इससे तार का व्यास मेजर करना बहुत आसान है, कोई भारी टफ नहीं है ना। तो लेकिन है यूजफुल, तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है इसको, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं टूल्स। चलिए, अब नेक्स्ट जो है मेजरिंग टेप, मापन टेप, आप देखे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मापन टेप है क्या, हाँ है अपने पास, ये रहा मेजरिंग टेप, ठीक है ना। इस तरह का मेजरिंग, बस इसमें क्या है, अधिकतम लंबाई मेजर कर सकते हैं स्केल से न्यूनतम लंबाई, और इससे क्या है
अधिकतम लंबाई, और माइक्रोमीटर से नाम ही है माइक्रो, यानी स्मॉलेस्ट लेंथ हम उसे मेजर कर सकते हैं, है ना। तो माइक्रो से बिल्कुल स्मॉलेस्ट, और स्केल से उससे थोड़ा सा लंबा, और मेजरिंग से सबसे लंबा, है ना। तो मापन टेप के द्वारा किसी भी जॉब अथवा वस्तु की अधिकतम लंबाई को मापा जा सकता है। ये देखे होंगे आप लोग, ठीक है ना, इस तरह का मेजरिंग टेप। इसमें सेंटीमीटर, इंची और mm सब है, ठीक ना। सेंटीमीटर है तो mm में तो फाइंड करिए लेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो होता है प्लम्बर, साहुल, राजमिस्त्री को देखे होंगे इस तरह का यूज करते हुए, ऊर्ध्वाधर, है ना, सही है कि नहीं है। तो इसमें थ्रेड होता है, टिप होता है और इस तरह का। तो देख लेते हैं इसको। यह एक डोर से लटका हुआ भार होता है, डोरा से ही लटका हुआ भार रहता है, जिसका प्रयोग मैकेनिक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने या ऊर्ध्व रेखा के परीक्षण करने में करते, एकदम लंबवत नीचे, है ना। इसके नीचे तली बटन में नोक या टिप होती है इस तरह का आप देखे होंगे, ठीक ना, राजमिस्त्री के पास रहता है। तो यहाँ तक आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोमीटर और भी जो टूल्स वगैरह है, हैंड ड्रिल मशीन, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, जो भी है पिलर टाइप ड्रिल मशीन, ये सब चीज़ के बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 वीडियो में ये हमारा चैप्टर 2 जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेड हैंड टूल्स वो ख़त्म हो जाएगा। और 2 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे टोटल A to Z जो भी क्वेश्चन है वो डिस्कशन करा के, और फिर नेक्स्ट चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग एंट्री मारेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।